सो टुडेज टॉपिक इज सोर्सेज एंड अप्रोचेस। ठीक है, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। सोर्सेज फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, हम कहाँ कहाँ से जानकारी ले सकते हैं अगर हम मॉडर्न इंडिया की स्टडी करना चाहते हैं, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, तो कहाँ कहाँ से हम इंफॉर्मेशन, कौन कौन से ऐसे मेजर सोर्सेज हैं जिनको कंसिडर किया जा सकता है। एन अबंडेंस ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल इज अवेलेबल फॉर स्टडिंग इंडिया फ्रॉम द मिड 18th century to the mid 20th century. In constructing the history of modern India, priority needs to be given to archives. Archives refer to a collection of historical records and documents, usually primary source documents, those documents that have been created as a necessary part of some activity, administrative, legal, social, or commercial. They are unique, original documents not concisely written or created to convey information to a future generation. An important part of archives relating to modern India are the official records, the papers of government agencies at various levels. तो हिस्टोरिकल मटेरियल का एक कह सकते हैं हम, बहुत सारा मटेरियल हमारे पास मौजूद है इंडिया को अगर आप पढ़ना चाहते हैं फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू मिड 20th सेंचुरी। उसके लिए जो मटेरियल है 18 से 20th सेंचुरी के मिडल तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है, बहुत है। तो अगर आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसको फिर से बनाना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो प्रायोरिटी जो आपको देनी है, यानी टॉप सोर्स जो आपको मानना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मानना है, वो मानना है आर्काइव्स को। अब ये आर्काइव्स क्या होते हैं? हिस्ट्री में ये शब्द आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, आर्काइवल सोर्सेस, है ना। व्हाट आर आर्काइव्स? सो आर्काइव्स होते हैं कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का एक कलेक्शन है, वो कहलाता है आर्काइव्स। और कैसा कलेक्शन होना चाहिए? तो ये कलेक्शन यूजुअली प्राइमरी सोर्स डॉक्यूमेंट का होता है, यानी वो डॉक्यूमेंट जिनको किसी एक्टिविटी के दौरान नेसेसरी पार्ट के तौर पे यूज़ किया गया हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव या लीगल या सोशल या कमर्शियल, ऐसी किसी भी एक्टिविटी के दौरान जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, जो बेस होते हैं, जो प्राइमरी होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं आर्काइव्स। ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को। अब ये यूनिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनको कंसाइसली नहीं लिखा जाता, या फिर इनको क्रिएट नहीं किया जाता, या फिर इनको ऐसी मतलब किसी जानकारी को कन्वे करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। मतलब ये जैसे हैं वैसे हैं। यानी अगर मान लीजिए कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट इस नियत से नहीं लिखा गया है कि फ्यूचर में कोई इसे पढ़ेगा। वो डॉक्यूमेंट सिर्फ उस वक्त की ज़रूरत को पूरा करने के लिए लिखा गया है, उस टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जब भी आप किसी, अगर जैसे किसी आप दूसरे सोर्स को कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी राजा ने अपने प्रेज में कोई पोएम लिखवाई थी, है ना, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उस राजा को कहीं ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा होगा और जो असलियत है उसको छुपाया जा रहा होगा। लेकिन आर्काइव्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई रिकॉर्ड है, कोई मान लीजिए आपका किसी तरीके का नया टैक्स अगर इम्पोज किया गया है और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो एज इट इज़ है, उसके अंदर ना कुछ छुपाया जा रहा है ना कुछ बताया जा रहा है, वो किसी को कुछ दिखाने के लिए नहीं लिखा गया है, बल्कि वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। तो ये जो यूनिक और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनको कंसाइसली नहीं लिखा जाता, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे नहीं किया जाता फ्यूचर जनरेशन को, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आर्काइव्स का वो मॉडर्न इंडिया से भी जुड़ा हुआ है, वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ के पेपर, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो पेपर हैं, जो कि अलग अलग लेवल्स पे जिनको यूज़ किया जाता है, वो हैं आर्काइव्स फॉर स्टडिंग मॉडर्न इंडिया। The records of the East India Company provide a detailed account of trading conditions during the period 1600 to 1857. When the British Crown took over the administration, it also kept a large variety and volume of official records. These records help historians to trace every important development stage by stage and follow the processes of decision making and the psychology of the policymakers. The records of the other European East India companies, the Portuguese, the Dutch,
and French are also useful for constructing the history of the 17th century and 18th century. They are primarily important from the point of view of economic history, but much can be gathered from them about the political setup as well. तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड्स को अगर हम देखें तो उससे भी हमें ट्रेडिंग कंडीशंस यानी व्यापार की क्या कंडीशंस हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। 16वीं सदी से 1857 के बीच में ट्रेड कैसा है, व्यापार कैसा है ना, बिजनेस कैसा है हम कह सकते हैं, तो हमें उसकी जानकारी मिलती है फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है, आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि पहले जो कंट्रोल था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, बट उसके बाद में एक ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश क्राउन। तो जब ब्रिटिश क्राउन एडमिनिस्ट्रेशन के पावर को अपने हाथ में लेता है तो उसके पास उसने बहुत ज़्यादा वैरायटी में और वॉल्यूम में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हिस्टोरियंस को मदद करते हैं ताकि वो हर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट को स्टेज बाय स्टेज यानी कि स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर सकें, उसको पकड़ सकें कि अच्छा इसके बाद ये हो रहा है, देन ये हो रहा है, देन ये हो रहा है, अच्छा, और प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग को फॉलो कर सकें, यानी कि किस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, क्या साइकोलॉजी है पॉलिसी मेकर्स की, उसको समझने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। अब जो दूसरे यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनीज़ के डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि आपके पोर्चुगीज़ थे, डच थे या फ्रेंच थे, तो वो भी यूज़फुल हैं अगर आप 17th और 18th सेंचुरी की हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं दैट देयर वाज अ फाइट बिटवीन दीज ऑल दीज कंपनीज़। तो हमें कहीं ना कहीं उस पीरियड की बहुत सारी जानकारी इनके डॉक्यूमेंट से भी मिलेगी एंड दे आर प्राइमरीली इम्पॉर्टेंट अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के चल रहे हैं, तो हमें ज़रूर इन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी जानना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें इन डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। There are also many contemporary and semi-contemporary works such as memoirs, biographies and travel accounts which give us interesting as well as useful glimpses into the history of the 18th and early 19th centuries. Newspapers and journals made their appearance in the later part of the 18th century and they provide very valuable information on almost all aspects of the Indian society in the 19th and 20th century. Other sources of modern Indian history include oral evidences, creative literature and painting. तो बहुत सारे कंटेम्प्ररी और सेमी कंटेम्प्ररी वर्क्स भी हैं जैसे कि मेमोयर्स हैं या बायोग्राफीज़ हैं या ट्रैवल अकाउंट्स हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं, यूज़फुल ग्लिम्पसेस देते हैं इनटू द हिस्ट्री ऑफ 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी। अच्छा, कुछ न्यूज़पेपर्स या जर्नल्स जो कि मतलब हमें दिखाई देते हैं इन द 18th सेंचुरी, उनका अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है, वो भी हमें बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इंडियन सोसाइटी के सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर इन द 20th सेंचुरी एंड द 19th सेंचुरी। सो 19th एंड 20th सेंचुरी, ठीक है। दूसरे सोर्सेज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के वो हैं ओरल एविडेंस या क्रिएटिव लिटरेचर या पेंटिंग, है ना। तो अब मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ, बुक में दे रखा है अबाउट आर्काइवल मटेरियल। आर्काइवल मटेरियल हमारे पास कौन कौन सा है और वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड: सेंट्रल गवर्नमेंट आर्काइव्स, state government archives and record of intermediate and subordinate authorities and judicial records. Apart from these there are private archives and archival sources available abroad. ठीक है, तो अलग अलग आर्काइवल मटेरियल हमें मिलता है, जैसे कि 4 कैटेगरीज हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की हैं। जैसे पहली है सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स, फिर स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स, फिर इंटरमीडिएट और सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़ के आर्काइव्स और उनके रिकॉर्ड्स और जुडिशल रिकॉर्ड्स। इसके अलावा कुछ प्राइवेट आर्काइव्स भी हैं और आर्काइवल सोर्सेज भी हैं जो कि अब्रॉड अवेलेबल हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्काइव्स की। सो द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड in New Delhi. The National Archives of India located in New Delhi contains most of the archives of the Government of India. These provide authentic and reliable source material on varied aspects of modern Indian history. The records with the National Archives come under various groups representing different branches of the secretariat
at different stages of its development. This happened as the work of the East India Company was distributed among various branches, public or general, revenue, political, military, secret, commercial, judicial, education, etc., and a separate set of records was kept for each of these branches or departments with the appointment of James Renal as the first surveyor general. अच्छा, तो जो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके अंदर बहुत सारे आर्काइव्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और इससे हमें काफ़ी ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स मटेरियल मिलता है अलग अलग आस्पेक्ट्स पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि नेशनल आर्काइव्स में मौजूद हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में हैं जो हमें अलग अलग ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं of the society of the secretariat at different stages of its development। जैसे कि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी का काम देखें तो हम देखते हैं कि वो जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग ब्रांचेस में। जैसे पब्लिक वर्क अलग है, जनरल वर्क अलग है, रेवेन्यू वर्क अलग है, पॉलिटिकल वर्क अलग है, मिलिट्री रिकॉर्ड्स अलग हैं, सेक्रेट रिकॉर्ड्स अलग हैं, है ना, सेक्रेटरीट रिकॉर्ड्स अलग हैं। इसके अलावा आपका कमर्शियल रिकॉर्ड्स अलग हैं, जुडिशियल रिकॉर्ड्स अलग हैं, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स अलग हैं। तो देयर इज़ अ सेपरेशन and a separate set of record was kept for each of these branches or department with the appointment of James Renal as the first surveyor general of Bengal in 1767. The survey of India began to scientifically map the unknown regions of the country and its bordering lands. The records of the survey of India as well as the journal and memoirs of the surveyor provide valuable information not only on geographical matters but also, तो हम ये देखते हैं कि रिकॉर्ड्स का एक सेपरेट सेट हर ब्रांच के लिए या हर डिपार्टमेंट के लिए जो है उसको रखा जा रहा है। और जब जेम्स रेनाल जो कि फर्स्ट सर्वेयर जनरल हैं बंगाल के, जब उनका अपॉइंटमेंट होता है 1767 में, तो सर्वे इंडिया का जो सर्वे है उसको साइंटिफिकली मैप करना शुरू किया जाता है, यानी उसका मैप बनाना शुरू किया जाता है। और वहाँ पे हम ये देखते हैं कि इंडिया के बहुत सारे अननोन रीजन्स को मैप पर स्थान मिलता है, उसके बॉर्डरिंग लैंड्स पर और इंडिया के बॉर्डरिंग लैंड्स पर बहुत सारे अननोन रीजन है तो उन्हें मैप पर जगह मिलती है। और सर्वे ऑफ इंडिया के जो रिकॉर्ड्स हैं और जो जनरल्स हैं, जो मेमोयर्स हैं सर्वेयर्स के, वो हमें काफ़ी वैल्यूएबल, काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जोग्राफिकल मैटर्स पर। ठीक है, ना सिर्फ जोग्राफिकल मैटर्स पर बल्कि कंटेम्पररी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस पर भी, यानी उस पर्टिकुलर टाइम की जो सोसाइटी है, उस पर्टिकुलर टाइम की जो इकोनॉमी है, उसके बारे में भी हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और दूसरे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पर भी हमें जानकारी मिलती है। द प्रोसीडिंग ऑफ द पब्लिक, जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड एम्पल डेटा फॉर स्टडिंग द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज़ of the colonial government. The government's policies on education and the growth of the education system during the colonial rule are mentioned in the educational records of the Central Archives. The papers bearing on the emergence of the nationalist movement were part of the public series of the Home Department record, but in 1907 a new series of records, that is a new series of records, Home Political, was started to deal exclusively with political and communal issues. The records of the Reforms Office are very useful for an analytical study of the constitutional developments from 1920 to 1937. तो पब्लिक प्रोसीडिंग्स हैं जुडिशियल या लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की, वो हमें बहुत ज़्यादा एम्पल अमाउंट में डेटा प्रोवाइड करती हैं। अगर आप सोशल और रिलीजियस पॉलिसीज़ को समझना चाहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट की, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एजुकेशन पर और एजुकेशन सिस्टम की ग्रोथ पर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, वो एजुकेशनल रिकॉर्ड्स में हमें मिलती हैं सेंट्रल आर्काइव्स के। जो पेपर्स हैं जो कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जिनमें हमें इमर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो पब्लिक सीरीज़ ऑफ द होम डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स के पार्ट हैं। लेकिन 1907 में हम देखते हैं कि एक नई सीरीज़ रिकॉर्ड्स की जनरेट हो रही है, वो है होम पॉलिटिकल, जो कि एक्सक्लूसिवली पॉलिटिकल और कम्युनल इश्यूज़ के साथ डील कर रही है। रिफॉर्म ऑफिस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं एक एनालिटिकल स्टडी के लिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की स्टडी करना चाहते हैं, उसकी एक एनालिटिकल स्टडी करना चाहते हैं, तो आप रिफॉर्म्स ऑफिस के अगर उन रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं फ्रॉम 1920 टू 1937, देन यू गेट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉलेज अबाउट द अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट।
देन वी आर गोइंग टू सी द आर्काइव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट के आर्काइव्स हमें किस तरह हेल्प करते हैं इन स्टडीइंग द मेकिंग ऑफ द हिस्ट्री, है ना, ऑफ द मॉडर्न इंडिया. सो द सोर्स मटेरियल इन द स्टेट आर्काइव्स comprise the records of number one the former British Indian provinces, number two the erstwhile princely states which were incorporated in Indian Union after 1947, and number three the foreign administrations other than those of the British. Apart from these, the records of those Indian powers which were taken over by the British. For instance, the archives of the Kingdom of Lahore, popularly known as Khalsa Darbar records from 1800 to 1849, are important source material. Another important collection of the pre-British public archives in India is the Peshwa Daftar housed in Alienation Office, Pune. It forms the most valuable single source for the study of Maratha history for a period of almost a century before the fall of the Peshwas. तो एक सोर्स मटेरियल जो है स्टेट के आर्काइव में एक बेसिक मटेरियल, एक सोर्स मटेरियल, एक सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल, उसके अंदर जो कौन कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं, तो तीन प्रकार के रिकॉर्ड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर दैट पर्पस. सबसे पहला रिकॉर्ड है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है, फॉर्मर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, उनके रिकॉर्ड्स. दूसरे हैं प्रिंसली स्टेट्स जो कि 1947 के बाद यूनियन में इनकॉर्पोरेट किए गए, इंडियन यूनियन में मिलाए गए, उनके रिकॉर्ड्स. और तीसरे हैं फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ब्रिटिश के अलावा जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है वो रिकॉर्ड्स. तो ये तीन रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इनके अलावा जो इंडियन पावर से हमें रिकॉर्ड मिलते हैं जो कि ब्रिटिश ने ले ली थी, वो रिकॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. जैसे कि अगर हम देखें लाहौर का किंगडम है जिसको खालसा दरबार के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं फ्रॉम 1800 टू 1849 एंड ये इम्पॉर्टेंट सोर्स मटेरियल हैं. दूसरे इम्पॉर्टेंट कलेक्शन है प्री ब्रिटिश पब्लिक आर्काइव्स के इंडिया में, वो पेशवा दफ्तर पे हमें मिलते हैं जो कि एलियनेशन ऑफिस पुणे में लोकेटेड है या हाउस्ड है. और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वैल्यूड सिंगल सोर्स है फॉर द स्टडी ऑफ मराठा हिस्ट्री वो यही है, पेशवा दफ्तर. और इसके अंदर हमें मराठा हिस्ट्री मिलती है फॉर अ पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट अ सेंचुरी बिफोर द फॉल ऑफ द पेशवास. यानी पेशवा के डिक्लाइन से ऑलमोस्ट एक सेंचुरी पहले तक की हिस्ट्री अगर आप चाहते हैं, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम द पेशवा दफ्तर विच इज़ हाउस्ड इन द एलियनेशन ऑफिस इन पुणे in Maharashtra in India. Okay, now for studying the history of the princely states of Rajasthan, that is Jaipur, Bikaner, Jodhpur, Udaipur, etc., the archives of these states now housed in the Rajasthan State Archives at Bikaner are valuable. Similarly, the House of Dogra rule from 1846 in Jammu and Kashmir can be studied in the valuable collection of state papers housed at Jammu. The other significant archives, okay, तो अगर आप प्रिंसली स्टेट्स की स्टडी करना चाहते हैं जो कि हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट मकसद है ऑफ द स्टडी ऑफ द आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो दूसरा जो मोटिव है उसके लिए अगर आप प्रिंसली स्टेट की स्टडी करते हैं राजस्थान की, तो वहाँ हमें जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर ये हमें जगहें मिलती हैं. और यहाँ इन स्टेट्स का जो आर्काइव्स हैं जो कि राजस्थान स्टेट आर्काइव्स में हैं, अब बीकानेर में ये एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे लोकेटेड है राजस्थान स्टेट आर्काइव, बीकानेर एक जगह है वहाँ पर. तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है. और इसी तरीके से जो हिस्ट्री है डोगरा रूल की जो कि 1846 से हम देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसको आप पढ़ सकते हैं. वो भी एक वैल्यूएबल कलेक्शन है स्टेट पेपर्स का जो कि जम्मू में है, ठीक है, वैल्यूएबल कलेक्शन ऑफ स्टेट पेपर्स जो जम्मू में आप जाकर मतलब वहाँ उसका कलेक्शन मौजूद है. सो दूसरा significant archive, the other significant archives of the princely states are those of Gwalior, Indore, Bhopal and Rewa, all in Madhya Pradesh, Travancore and Cochin in Kerala, Mysore in Karnataka and Kolhapur in Maharashtra. तो हम ये देखते हैं कि दूसरे जो इम्पोर्टेंट आर्काइव्स हैं वो हमें मिलते हैं ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और रीवा के जो कि मध्य प्रदेश में है, त्रावणकोर और कोचिन जो केरला में है, मैसूर कर्नाटक में है और कोल्हापुर महाराष्ट्र में है. तो ये अलग स्टेट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसके अलावा इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री. ओके,
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्काइव्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज, 3 मेजर जो प्रेसिडेंसीज रही हैं उनके आर्काइव्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. द अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ फोर्ट विलियम्स बंगाल प्रेसिडेंसी वर लॉस्ट ड्यूरिंग द सैक ऑफ कैलकाटा in 1756, but the archives of the Bengal presidency of the British victory at Plassey have survived more or less in a complete series, which are partly available in the National Archives of India and partly in the State Archives of West Bengal. The records of the Madras Presidency begin from AD 1670 and include records of the Governor and Council of Fort St. George. तो फोर्ट विलियम्स के जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, यानी जो अर्ली रिकॉर्ड्स हैं, जो शुरुआती रिकॉर्ड्स हैं बंगाल प्रेसिडेंसी में, फोर्ट विलियम्स जो है वहाँ पर आप देखते हैं वो जो है वो सैक ऑफ कैलकाटा जब हुआ 1756 में, तो उसके दौरान वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो गायब हो गए, लॉस्ट हो गए, खो गए. लेकिन जो आर्काइव्स हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के ब्रिटिश विक्ट्री के बाद, यानी जब ब्रिटिशर्स विक्ट्री हासिल कर लेते हैं प्लासे की लड़ाई में और वहाँ जब वो बंगाल प्रेसिडेंसी पर काबिज हो जाते हैं, तो वहाँ जब उस टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सरवाइव कर जाते हैं. ठीक है, और एक कंप्लीट सीरीज़ के फॉर्म में दे आर सर्वाइविंग दोज रिकॉर्ड्स, जो कि पार्टली अवेलेबल है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में और पार्टली स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल में. ये 2 जगहें हैं जहाँ पर ये दोनों आर्काइव्स मौजूद हैं. पहली है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया और दूसरी है स्टेट आर्काइव ऑफ वेस्ट बंगाल. सो जो रिकॉर्ड्स हैं मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के वो हमें मिलते हैं फ्रॉम 1670 AD, और इसके अंदर गवर्नर के रिकॉर्ड्स हैं, काउंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज के रिकॉर्ड्स हैं. तो इन सभी रिकॉर्ड्स में बहुत सारी जानकारी है, प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ देयर, और इस इंफॉर्मेशन के अंदर हमें मिलता है बेसिकली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द राइज़ ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ पॉलिटिकल पावर, यानी किस तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे खड़ी हो रही है साउथ में, डेक्कन में. और जो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है वो भी हम देखते हैं, इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं दूसरे इंडियन पावर्स के साथ. द आर्काइव्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी हाउस इन द महाराष्ट्र सेक्रेटरीट record office Mumbai are extremely useful in studying the history of Western India, Maharashtra, Gujarat, Sindh and the Kannada speaking districts of the erstwhile Bombay Presidency, which were incorporated in Mysore in 1956. So Bombay Presidency में जो archives हैं, यानी जो वो भी बहुत ज़्यादा important है. द आर्काइव्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी महाराष्ट्र में है ये, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस है मुंबई में, महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस मुंबई का. ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप वेस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो आप जा सकते हैं फॉर द आर्काइव्स ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो अगर आप वेस्टर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं दैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध और कन्नड़ स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं कुछ बॉम्बे प्रेसिडेंसी के. तो इन सभी को मैसूर में इनकॉर्पोरेट किया गया इन 1956, दोज कन्नड़ स्पीकिंग. सो बेसिकली यू कैन गेट अ लॉट plenty of information about that period from studying these sources, these archives. नाउ दी आर्काइव्स ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स. दूसरी यूरोपियन पावर्स के जो आर्काइव्स हैं वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं अबाउट दिस पीरियड. सो द आर्काइव्स रिलेटेड टू द पोर्चुगीज प्रिजर्व्ड इन गोवा mainly belonging to the period from 1700 to 1900 are valuable for the history of Portuguese possession in India. The orders and dispatches from Lisbon received in Goa and the responses and reports dispatched from India to Portugal constitute the most significant historical material among the Portuguese archives. The Dutch records of the Cochin and the Malabar are in the Madras Record Office, and those of Chinsura in the State Archives of West Bengal. The French archives of Chandernagar and Pondicherry, now Puducherry, were taken to Paris by the French authority before they relinquished these settlements. Okay. तो जो आर्काइव्स हैं जो पोर्चुगीज़ के साथ, पुर्तगालियों के साथ जुड़े हुए हैं वो गोवा में मौजूद हैं.
ठीक है। और मेनली ये हमें जानकारी देते हैं ऑफ द पीरियड फ्रॉम 1700 टू 1900। ये वैल्यूएबल है अगर आप पुर्तगाली हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और किस तरीके से पुर्तगालियों ने पोजेशन किया इंडिया पे, वो पार्ट हिस्ट्री का पढ़ना चाहते हैं, देन दीज डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर्काइव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑर्डर्स हैं, डिस्पैचेस हैं जो कि लिस्बन से आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं गोवा में, और दूसरे रिस्पॉन्सेज और रिपोर्ट्स जो कि इंडिया से पुर्तगाल जा रहे हैं, है ना, पोर्चुगल जा रहे हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण, एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल मटेरियल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं अमंग द पोर्चुगीज आर्काइव्स। और जो डच रिकॉर्ड्स हैं, है ना, डच रिकॉर्ड्स हैं जो कि कोचिन के हैं या मालाबार के हैं मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में, वो हैं चिंसुरा के इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल, है ना, जो कि है ना। तो डच रिकॉर्ड्स एक तो हमें मिलते हैं मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में जो कि कोचिन और मालाबार के हैं, और दूसरे हमें मिलते हैं चिंसुरा में, चिंसुरा के, जो कि हैं अबाउट द स्टेट आर्काइव्स ऑफ इन द स्टेट आर्काइव्स ऑफ वेस्ट बंगाल। फ्रेंच आर्काइव्स जो है वो हमें चांदेनागोर और पौंडीचेरी, जो कि अब पुडुचेरी में है, वो पेरिस ले जाए गए बाय फ्रेंच अथॉरिटीज़ इससे पहले के, हाँ, तो वो फ्रेंच जा चुके हैं। द आर्काइव्स ऑफ द डैनिश, डैनिश यानी द yeah, the archives of the Danish possessions were also transferred to Copenhagen when the Dutch sold Tranquebar and Sirampur to the English East India Company in 1845. The remaining Danish records, mainly relating to Tranquebar, are now housed in the Madras Record Office. तो जो आर्काइव्स हैं डैनिश पोजेशंस के, वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए कोपेनहेगन को, जब डच ने ट्रांक्वेबार और सिरामपुर को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया 1848 में, तो वो भी ट्रांसफ़र हो गए। और जो रिमेनिंग डैनिश रिकॉर्ड्स थे, बचे हुए डैनिश रिकॉर्ड्स थे, मेनली जो कि ट्रांक्वेबार से जुड़े हुए थे 1777 में और 1845 इस बीच में, तो वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो अब मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद हैं। अब कुछ जुडिशल रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। हाउस इन द मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस द आर्काइव्स ऑफ द मेयर्स कोर्ट एट फोर्ट सेंट जॉर्ज बिगिनिंग फ्रॉम AD 1689 आर द अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशल आर्काइव्स. The pre-Plassey record of the mayor's court at Fort Williams have been lost, but those for the years 1757 to 1773 are kept in the record room of the Calcutta High Court, along with the archives of the Supreme Court of Bengal, 1774 to 1861. Similarly, the records of the mayor's court at Bombay, established in 1728, are available in the Maharashtra Secretariat of Record Office, which also has the custody of the archives of the Bombay Recorders Court and the Supreme Court. Apart from containing the proceedings and minutes, this category of record contains copies of wills and wills, probates, and letters of administration, which are useful for genealogical studies and for investigations pertaining to the state of society and economic condition in the respective regions. So basically जुडिशल रिकॉर्ड से हमें क्या मिलता है? जुडिशल रिकॉर्ड्स जो हैं वो मद्रास रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद हैं। मेयर के कोर्ट के जो आर्काइव्स हैं, जो कि फोर्ट सेंट जॉर्ज में जो मेयर कोर्ट है, वहाँ जो आर्काइव्स हैं वो शुरू होते हैं फ्रॉम 1689। वो अर्लीस्ट अवेलेबल जुडिशल आर्काइव्स हैं जो कि मौजूद हैं। और जो प्री प्लासे रिकॉर्ड्स हैं मेयर्स कोर्ट के फोर्ट विलियम में, उन वो खो चुके हैं, अब वो नहीं हैं मौजूद, गायब हो चुके हैं, लेकिन ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन 1757 से 1773 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं इनको कैलकाटा हाई कोर्ट के रूम में ये मौजूद थे, अलॉन्ग विद आर्काइव्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, यानी इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल के भी कुछ आर्काइव्स थे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, दीज आर स्टिल प्रेजेंट, बट
the pre-Plassey records are lost. इसी तरीके से जो रिकॉर्ड है मेयर कोर्ट एट बॉम्बे के, वो जो कि बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ 1728 में, मेयर्स कोर्ट बॉम्बे में जो इस्टेब्लिश हुआ 1728 में, वो महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस में मौजूद है, जिसके पास बॉम्बे रिकॉर्डर्स कोर्ट की कस्टडी भी है और सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी भी है। रिकॉर्डर्स कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कस्टडी भी है महाराष्ट्र सेक्रेटरीट रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है, उसके पास है कस्टडी इन दोनों जगहों की, बॉम्बे रिकॉर्डर्स कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, इन रिकॉर्ड्स में सिर्फ प्रोसीडिंग्स और मिनट्स नहीं है, बल्कि इस तरीके के रिकॉर्ड्स में विल्स की कॉपीज़ भी हमें मिलती हैं, प्रोबेट्स हमें मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लेटर्स मिलते हैं, जो कि जीनियोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और सोसाइटी का जो स्टेट है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक कंडीशन हमें पता चलती है रिस्पेक्टिव रीजन में क्या है, अगर हम इन रिकॉर्ड्स को कंसीडर करते हैं तो। अब अगला आता है पब्लिश्ड आर्काइव्स। पब्लिश्ड आर्काइव्स क्या होते हैं? द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्काइवल पब्लिकेशंस आर द पार्लियामेंट्री पेपर्स विच इंक्लूड मैनी एक्सर्प्ट्स फ्रॉम द रिकॉर्ड्स of the East India Company and the Government of India under the Crown, the reports of the Parliamentary Select Committees, various royal commissions constituted on specific subjects like education, civil reforms, and famines, and the parliamentary debates on the Indian Empire are indispensable. The debates on the Indian Empire are, the proceedings of the Indian and provincial legislators, the weekly gazettes published by the central and the provincial governments, and the collections of laws and regulations issued from time to time also serve as useful source material for हिस्टोरिकल रिसर्च। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण आर्काइवल पब्लिकेशन है वो है पार्लियामेंट्री पेपर्स, जिनके अंदर बहुत सारे एक्सर्प्ट्स हैं जो कि रिकॉर्ड से लिए गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिए गए हैं अंडर द क्राउन। तो जो रिपोर्ट्स हैं पार्लियामेंट्री सिलेक्ट कमिटीज़ की वो भी इम्पॉर्टेंट हैं। अलग अलग रॉयल कमीशंस जो बनाए गए स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पे, जैसे कि एजुकेशन, सिविल रिफॉर्म्स, फेमीन्स और पार्लियामेंट्री डिबेट्स के डॉक्यूमेंट्स इंडियन एम्पायर के ऊपर, वो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जो प्रोसीडिंग्स हैं इंडियन और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की, जो वीकली गेजेट्स पब्लिश होते थे सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के द्वारा, और लॉज के जो कलेक्शन है, रेगुलेशंस जो इशू हो रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो भी एज ए यूजफुल सोर्स मटेरियल काम करते हैं फॉर द हिस्टोरिकल रिसर्च। अगला है प्राइवेट आर्काइव। प्राइवेट आर्काइव क्या है और क्यों ये महत्वपूर्ण है? तो प्राइवेट आर्काइव्स क्यों ये सिग्निफिकेंट है? प्राइवेट आर्काइव्स कंप्राइज पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज ऑफ नोट who played a significant role in the development of modern India. The papers of eminent leaders of the nationalist movement and the records of organizations like the Indian National Congress are housed in the Nehru Memorial Museum and Library in New Delhi. The archives of banks, business houses, and chambers of commerce are extremely helpful in the study of economic changes. जो प्राइवेट आर्काइव्स हैं इनके अंदर हमें मिलते हैं कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स इंडिविजुअल्स के और फैमिलीज़ के, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे उस पीरियड में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ में। तो जो पेपर्स हैं एमिनेंट लीडर्स के, नेशनलिस्ट मूवमेंट में जो लीडर्स हैं, जो ख़ास लीडर्स हैं, उनसे रिलेटेड पेपर्स, और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके डॉक्यूमेंट्स, इसके रिकॉर्ड्स, और ये सभी चीज़ें नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम में मौजूद हैं, और लाइब्रेरी जो है वो वहाँ पर ये सब चीज़ें मौजूद हैं, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स। और जो आर्काइव्स हैं बैंक्स के, बिजनेस हाउसेस के, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के, ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस। एक और चीज़ है वो है फॉरेन रिपोजिटरीज। ये क्या है? अ वास्ट बॉडी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियल रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया इज अवेलेबल इन द रिपोजिटरीज ऑफ erstwhile imperialist powers who ruled in different parts of the Indian subcontinent as well as in some other countries too. In England, the India Office record, London, and the records kept in the British Museum are very valuable.
तो एक काफ़ी बड़ी बॉडी हिस्टोरिकल मटेरियल की जो कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया से जुड़ी है, वो हमें मिलती है फ्रॉम द रिपोजिटरीज ऑफ अर्स्टवाइल इंपीरियलिस्ट पावर, जिन्होंने अलग अलग पार्ट्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूल किया और दूसरी कंट्रीज़ में भी रूल किया। इंग्लैंड में जो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड है, लंदन इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स है लंदन में, और जो ब्रिटिश म्यूज़ियम में जो रिकॉर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड है उसके अंदर अलग अलग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जो मिनट्स हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के। द इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड possesses various important documents, the minutes of court of directors and the general court of the East India Company and various committees constituted from time to time, the minutes and correspondence of the Board of Control or the Board of Commissioners for the Affairs of India, and the records of the Secretary of State and the Indian Council. The British Museum possesses collections of papers of British viceroys, secretaries of state, and other high-ranked civil and military officials who were posted in India. तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमें लंदन में मिल रहे हैं अबाउट दी या दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो इंडियन रिकॉर्ड ऑफिस है उसके अंदर अलग अलग वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो मिनट्स हैं वो हैं मौजूद, जो जनरल कोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और अलग अलग कमिटीज़ जो कि समय से समय बनाई गई इंडिया में। जो मिनट्स और करस्पॉन्डेंस है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का या बोर्ड ऑफ कमिश्नरीज़ का फॉर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, उसके भी मिनट्स इंपॉर्टेंट हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया काउंसिल, उसके रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश म्यूज़ियम के अंदर पेपर्स का कलेक्शन है जो कि ब्रिटिश वाइस रॉय से रिलेटेड पेपर्स है, उनका कलेक्शन है। सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट और दूसरे हाई रैंक सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स जो कि इंडिया में पोस्ट किए गए, ठीक है। और जो आर्काइव्स हैं मिशनरी सोसाइटीज़ के, फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें मिशनरी सोसाइटी यानी क्रिश्चियन सोसाइटीज़ के जो हैं आर्काइव्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्च के आर्काइव्स, चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंसाइट मिलेगा इनटू द एजुकेशनल एंड सोशल डेवलपमेंट इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। Now the next thing is the Archive National Paris and the archives of the French ministries of the foreign affairs, colonies and war have records that throw light on the history of French possessions as well as other socio-political conditions. The records of the Dutch East India Company is available. तो अगर हम देखें द आर्काइव्स नेशनल जो पेरिस में है और द आर्काइव्स ऑफ फ्रेंच मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स या कॉलोनीज़ एंड वॉर्स, इनके पास कॉलोनीज़ एंड वॉर, तो यहाँ हमें मिलते हैं ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि फ्रेंच पोजेशन की हिस्ट्री पे लाइट डालते हैं, ठीक है। फ्रेंच पोजेशन की हिस्ट्री को हाईलाइट करते हैं और दूसरे सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस को भी हाईलाइट करते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी के वो अवेलेबल हैं, available in Rijkershof, the Hague, and that of the Danish and Portuguese are kept in Copenhagen and Lisbon, respectively. तो रिचकार्शेफ में हमें मिलते हैं, और जो हेग है वो डेनिश और पोर्चुगीज़ के जो हैं कोपेनहेगन और लिस्बन में मौजूद हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द आर्काइव्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस, द आर्काइव्स प्रिजर्व्ड इन पाकिस्तान आर ऑफ utmost importance. The West Pakistan Record Office, Lahore, Record Office, Peshawar, records available in Sindh, etc. give information about the regional history of the Indian subcontinent, besides shedding light on India's relations with Afghanistan, Iran, and other neighboring countries in the colonial era. तो अगर आप देखें तो आर्काइव्स यूरोपियन नेशन के जो आर्काइव्स हैं उनके अलावा जो आर्काइव्स पाकिस्तान में प्रिजर्व्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑफिस है जो लाहौर में मौजूद है ना, रिकॉर्ड ऑफिस पेशावर का, उस या फिर जो रिकॉर्ड्स हमें सिंध में मिलते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है रीजनल हिस्ट्री की। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो वाला रीजन है पाकिस्तान वाला, उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। और इंडिया के क्या रिलेशंस रहे उस पीरियड में अफ़गानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कॉलोनियल एरा में, वो जानकारी हमें मिलती है फ्रॉम दीज डिफरेंट सोर्सेस। Okay, now we have the next topic, that is biographies, memoirs and travel accounts.
तो ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है।